नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। कल आप लोगों ने जो है यूपीएससी का पेपर दिया होगा, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं थी और कई सारे लोगों ने वहां पर अच्छा पेपर करके भी आए होंगे और कई सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उनका पेपर ठीक नहीं गया होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लगातार देखिए। कल के भी पेपर में एक चीज आप देखेंगे कि जो कोर पार्ट है ना, वो हमेशा एक जो आपका प्रपोर्शन है उस पे उसको बनाया जाता है। बस ये है कि करंट जो लिंक किया जाता है, जो कोर के आपके टॉपिक्स होते हैं कोर जीएस के, वहां पर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि जो भी मुद्दा चल रहा होता है कंटेम्पररी टाइम पे उसको फ्रेम करके स्टैटिक से लिंक करके वो वहां पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो फिर से लोगों ने ये बोला कि इस बार का पेपर थोड़ा सा ज्यादा टफ था। देखिए, टफ और इजी एक अलग चीज हो जाती है। हमको यहाँ पर कट ऑफ जो है वो क्लियर करना होता है, ठीक है ना। मेरे सर्कल में मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कई सारे लोगों का बिल्कुल लगातार वो मेंस देते आ रहे हैं, कई सारे लोग सेलेक्टेड भी हैं। तो उनमें से मैक्सिमम जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका सबका पेपर अच्छा गया है और उनके मैक्सिमम लोगों के जो है वापस से प्रीलिम्स निकलेगा। तो प्रीलिम्स निकालने का अपना एक साइकोलॉजी, आप कंसिस्टेंट देखें। करंट अफेयर्स की क्या वैल्यू, उस चीज को समझिए कि अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, अगर आज मैंने देखा कि क्वाड का एक टॉपिक आया या मैंने देखा ऑकस का कोई जो है टॉपिक आया, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आया, वहां पर कोई मुद्दा आया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो किस तरीके से मैं उसमें कंटिन्यूएशन में बनाए रखूं, किन फैक्ट्स को अपने पास रखूं। और करंट अफेयर्स को यह समझने की जरूरत है कि एक लॉन्ग टर्म में कोई घटना जो है वो विशेष टॉपिक में परिवर्तित होती है जिसको यूपीएससी फोकस करता है। मतलब धीरे धीरे कोई टॉपिक वहां पर इवॉल्व होता है ना। तो यहां पर कंटिन्यूएशन की जरूरत है। अब मान लीजिए कि किसी दिन क्लास नहीं आई या कोई वीडियो किसी विशेष परिस्थिति में नहीं अपलोड हो, तो उसमें टेंशन कि अरे मेरा तो 26 मई का करंट अफेयर्स रह गया, तो अब तो मैं क्या कर पाऊंगा यूपीएससी में, अरे बाप रे एक दिन में। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमको एफर्ट यहाँ पर पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। टाइम कभी ऊपर नीचे हो गया तो आपको उस दिन वीडियो तो मिल रहा है ना, आपको 1 घंटे आधे घंटे निकालना। अब आप ये बताइए कि जो भी कंसिस्टेंट इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, एक चीज बताएंगे कि कंसिस्टेंट देखिएगा आप साल भर में कि जो भी टॉपिक्स यहां पूछेंगे क्या यहां से नहीं है। यहां का मतलब ये नहीं कि हमने बनाया इसलिए आया, नहीं, वो टॉपिक्स चल ही रहे थे करंट अफेयर्स में कंटेम्पररी टाइम पे, उन्हीं इश्यूज से उन्होंने पेपर को क्या किया है, फ्रेम किया है। चलिए, मैंने आप लोगों का ये वक्त इसलिए लिया क्योंकि मुझे आवश्यक लग रहा था कि ये वक्त लेना जरूरी है। अब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आने वाले टाइम पे आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस से जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के पहले मैंने सोचा भी था लेकिन आप लोगों ने इतना जो है सपोर्ट ही नहीं बनाया कि आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर जो दिया जा रहा था उसके अलावा भी हम सोच रहे थे। हालांकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी यहाँ पर, है ना, मेरी शादी, मैरिज, बहुत सारे फंक्शन, अभी भी मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पाया हूँ। तो गांव में था इसलिए थोड़ा सा इरेगुलरिटी भी थी, टाइम ऊपर नीचे हो रहा था। तो अब इसको फॉलो भी किया जाएगा और आप लोग सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तो हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। हम तो मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज आपको जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। तो इसके लिए मेहनत तो लगती होगी। आप लोग खुद द हिंदू पढ़ते हैं, मतलब सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो टाइम लगता है ना। तो ये अगर क्रीम चीज निकाल के आपको दी जा रही है तो कम से कम इतना सपोर्ट बनाए रखें जिससे हम लोग चलते चले। तो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आने वाले टाइम पे स्पेसिफिकली कि जो प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स हैं तो मंथली मान लीजिए या 2 मंथ में उसको पूरा रिवाइज करके जो है एक साइड आपके लिए रखा जाएगा, है ना। तो सपोर्ट बनाए रखिए और बेस्ट ऑफ लक है सबके लिए। आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी, इस अटेम्प्ट के लिए लगे रहिए। सिविल सर्विसेज का सिर्फ एक ही फंडा है सफल होने का, ये याद रखिए कि ईमानदारी से आप मेहनत करते चलें,
ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो सिविल सर्विसेज सिर्फ जॉब नहीं दिलाती, है ना, व्यक्ति को व्यक्ति भी बनाती है ना। इस बात के मेरे मर्म को आप समझिएगा, ठीक है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। और मतलब इस वीडियो को अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक किया और 10,000 के ऊपर लाइक्स अगर आते हैं तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। तो आज जो आप टॉपिक से देखिए, ध्यान से देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, है ना, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्टेस्ट ट्रीटी मानी जाती है, सफलतम मानी जाती है ना, सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है कि भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार सीमा विवाद होते हुए भी जो है सबसे सफलतम जो वाटर ट्रीटी उसमें इंडस ट्रीटी का नाम आता है, ठीक है ना। 1959 1960s का ये टाइम है। इसमें जो आपका मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने की थी। इंडस जो आपकी नदी है उसका इंडस रिवर सिस्टम आपने देखा होगा, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत को मिली हुई है। और ये नदियां जो है वो पूरी तरीके से उपभोग के लिए पाकिस्तान के लिए मिली है। अब आप अगर डायरेक्शन में देखेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसको बोलते हैं कि वेस्ट वर्ड जो आपकी नदियां है वो पाकिस्तान को, और ईस्ट वर्ड जो है वो आपकी किसको, भारत को मिली है। तो ये टॉपिक कितना पुराना है ना। जब हमारे यहाँ एनडीए गवर्नमेंट आती, कई बार जब पुलवामा और उरी अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। अब समझिए, क्या ये आज का टॉपिक है? हाँ, हमेशा का कोर टॉपिक है, ये हमको पता भी होना चाहिए। फिर से ये न्यूज में आ गया कि भैया यहाँ पर जो हम कमीशन बनाने की बात की थी, आपस में जो मीटिंग वगैरह होती थी वो कैंसिल हो गई थी अटैक के बाद से, अब वापस से उसको बहाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये देखेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मैटर ही ये आपका टॉपिक है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। दूसरा, लिक्विड नैनो यूरिया। अब देखिए, एक तो ये आपका क्या हो गया, नैनो वर्ड लगा, ये साइंस एंड टेक का भी पार्ट है। और साइंस एंड टेक का किस तरीके से यूज करके एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर रहे हैं और किस तरीके से उस प्रोडक्टिविटी से हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे। या ऐसा समझिए कि जो हमारे यहां 50% आज भी जो लोग इंडल्ज हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनकी इनकम को हम कैसे रेज करेंगे, उनके प्रति व्यक्ति जो आय है कैसे बढ़ाएंगे, ताकि जो उनका जीवन स्तर है उसमें सुधार हो सके। तो उसका समग्र रूप से जो प्रभाव पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कि हम देश जो है हमारा विकासशील से विकसित देश की ओर क्या करेगा, प्रसरण करेगा, है ना, संचरित होगा। तो ये लिक्विड नैनो यूरिया है, आपका नैनो यूरिया बना लिया गया। तो जो ट्रेडिशनल यूरिया था उसकी जगह पर इसका यूज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, और ये आपका पॉल्यूशन वगैरह भी कम है इसमें, है ना। तो ये चीजें देखेंगे हम लोग। अभी इसको बनाया गया, पेटेंट कराया गया, इसलिए ये न्यूज में। तीसरा जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और ई कॉमर्स। आपको पता है कि ई कॉमर्स में जैसे ड्यूटी है, आपका टैरिफ वगैरह है, तो ये लगाया जाता है। उसके लिए मुद्दे जो है ट्रेड से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाया गया था। तो वहां पर ये मुद्दा चल रहा है कि भैया भारत वहां पर बोल रहा है कि जो आपके डिजिटल जो आपकी चीजें हैं, अगर उसमें आप इस तरीके का शुल्क वगैरह लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो उससे क्या फायदे और नुकसान होंगे। तो भारत वो चीजों को बार बार हाईलाइट कर रहा है। इसको देखेंगे हम लोग, नॉर्मल सा टॉपिक है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। तीसरा ये कि पैसिफिक आइलैंड में लगातार चाइना जो है अपनी पैठ को बढ़ाता जा रहा है, अपनी उपस्थिति को जो है वो सशक्त करता जा रहा है। तो उसके क्या प्रभाव है, अभी सोलोमन आइलैंड का मुद्दा देखा था हमने, लगातार चाइना जो है वहां पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाता चला जा रहा है। तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे उसको देखेंगे हम, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। लास्ट वन जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ना। तो जैसे आपका इसके द्वारा क्या करेंगे बताइए, नभ में, आकाश में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसको देखने के लिए, है ना, इसका यूज किया जाता है। देवस्थल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये अभी ऑपरेशनल फेज में आ गई लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो इसको देखेंगे, साइंस एंड टेक का पार्ट है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे अब हम लोग। तो यहां पर जो बात की जा रही सिंधु जल संधि, तो किसके किसके बीच में, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो भैया ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब इसमें जो है अभी एक वार्ता हुई, वो समाप्त हुई, इसलिए ये वापस में न्यूज में आ गया। अब कैसी ट्रीटी है बताइए जरा, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, ठीक है। अब इसमें जो नेगोशिएशन या जो मीडिएशन या मध्यस्थता जो किया था वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है ना। तो इसमें किया क्या गया है कि जो आपकी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, वो उस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हमने पहले ही बात कर ली, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। तो इसके संदर्भ में कि इनमें जो आपकी नदियां हैं, अब लोअर रिपेरियन स्टेट आपका क्या हो गया, इसमें पाकिस्तान हो गया। क्यों? क्योंकि अगर उद्भव देखेंगे इंडस रिवर का तो वो आपका कहां से हो रहा, ऊपर से हो रहा है, ये हिमालय वाले पार्ट से, और फिर ऐसे होते हुए तो मतलब भारत ऊपर है और पाकिस्तान नीचे। तो लोअर रिपेरियन स्टेट उसको बोला जाता है। तो उनके हितों के संरक्षण के लिए कि किस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम के जो आपकी रिवर्स है उनके जल का उपभोग कैसे किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, उसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, ठीक। 19 सितंबर
1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे अयूब खान, उनके द्वारा इसमें साइन किया गया था। ठीक है, अब ये समझिए कि अभी तक कई बार जो है हमारे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का जल युद्ध अभी तक नहीं हुआ, नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद 6 नदियां हैं, हमने उसका नाम देख लिया, इंडस प्लस जो आपकी 5 रिवर्स के नाम बताए मैंने। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, तो सीधी बात है, इसमें एलोकेट किया है 3 वेस्टर्न रिवर्स, शुरू में ही बताया मैंने, 3 जो है आपकी वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम और चेनाब। और जो आपकी ईस्टर्न रिवर्स है रावी, ब्यास और सतलज, ये भारत को मिली है और ये पाकिस्तान को। तो जो पाकिस्तान को तीनों नदियां मिली हुई है, उसका यूज जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा सकता है। और भारत को भी जो है प्रतिबंधों के साथ या कुछ जो है आपके वहां पर रोक टोक के साथ जो है इसके उपयोग की जो कुछ कुछ जो अनुमतियां प्राप्त है, अनुमति दी गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कि नॉन कंजम्पटिव जो आपका यूज है वो कर सकती है, एग्रीकल्चरल यूज कर सकती है, डोमेस्टिक यूज कर सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जो है प्रावधान वहां पर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक, उसके बाद जो आपकी ईस्टर्न रिवर है रावी, ब्यास और सतलज, तो बिल्कुल सेम है कि इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज की वहां पर अनुमति दी गई है। अब इसमें जो इंडस रिवर सिस्टम है और ये जो ट्रीटी, इसके अंतर्गत 80% जो वाटर शेयर है वो किसको जाता है, पाकिस्तान को, जो और 20% जो बचा हुआ वो भारत के पास आता है। ठीक है, अब भारत को यहां पर अनुमति दी गई कि आप मिनिमम लेवल पे जो है स्टोरेज भी कर सकते हैं वेस्टर्न रिवर्स का, है ना, जो उनका जल वगैरह है, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए, है ना, और फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए उसकी भी अनुमति है। ठीक है, अब यहां पर यह भी बताया गया है कि यहां पर मैंडेट बनाया गया है ना, किसके लिए, कि दोनों कंट्रीज जो स्टैब्लिश करेंगे एक परमानेंट इंडस कमीशन, और वही जो है यहां पर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो उसके रिगार्डिंग वो आपका डिसीजन वगैरह लेगा। ठीक है ना, और ये दोनों साइड के जो हैं मतलब भारत पाकिस्तान दोनों मिलके इस तरीके के आयोग को स्थापित करेंगे। ठीक है ना, अब ये जो कमीशन है उसका फंक्शन क्या होगा, तो सीधी बात है कि ये एक तरीके के फोरम के रूप में जो है काम करेगा, जहां पर रिवर्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है ना, एक्सचेंज किया जाएगा, और मान लीजिए कि अगर कोई वहां पर डिस्प्यूट होता है तो उसके रिजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कोई, तो उसको रिजोल्व करने के लिए भी कार्यरत रहेगा। किसके द्वारा, तो कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, भारत को मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे सलाल परियोजना हो गई आपकी, किशन गंगा, तो अगर हमने लगाया है तो उसके डिजाइन पर पाकिस्तान के पास उसको भेजा जाएगा कि भैया आप लोग देख लीजिए इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं है, तो वहां पर जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे हम, वो मस्ट है। और उसके बाद 3 महीने का टाइम मिलता है कि मान लीजिए कि अगर कोई उसको पाकिस्तान को कोई समस्या आपत्ति है तो वो बता दे भैया, जब कोई आपत्ति नहीं होगी तभी हम इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है, विवाद समाधान तंत्र, उसमें 3 लेवल की बात की गई। सबसे पहले तो ये 3 चरणी है ये आपका, तो पहला ये कि जो इंटर गवर्नमेंटल जो लेवल है उस पर इसको मतलब सॉल्व किया जाएगा, जो आयोग वगैरह बना रहे। उसके बाद अगर वहां से बात नहीं बनती है तो फिर कोई न्यूट्रल जो स्पेशलिस्ट होगा उसको अपॉइंट करके उसको निपटाया जाएगा, उसको जो है उस विवाद को सुलझाया जाएगा। किसके माध्यम से, तो वो वर्ल्ड बैंक से भी वहां पर संपर्क किया जा सकता है। और अंत में मान लीजिए कि यहां से कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो इसकी मध्यस्थता जो है न्यायालय में की जा सकती है ना। अब ऐसा समझिएगा, मध्यस्थता क्या, फिर उस संदर्भ को जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में रेफर किया जा सकता है। ठीक है, फिर वहां संप्रभुता का मुद्दा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये आप देख लीजिए। अब ये चैलेंजेस क्या है इसमें, तो सबसे पहली तो ये कि दोनों कंट्रीज के बीच में डिससेटिस्फैक्शन है। क्यों, क्योंकि लगातार जो वाटर की स्कार्सिटी वो बढ़ती जा रही है, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड और सप्लाई का चैनल अगर डिस्टर्ब होता है तो वहां पर तो प्रॉब्लम्स होंगी ही। ठीक है, अब पाकिस्तान हमेशा ऑब्जेक्शन करता रहता है कि भैया भारत जो है हमारा अहित कर रहा है, जैसे किशन गंगा हाइड्रो जो आपका इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किशन गंगा, तो अब वो झेलम की ट्रिब्यूटरी पे है, तो भैया बोल रहे हैं कि इसकी हाइट इतनी है तो ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर लेगा, पाकिस्तान के उपभोग के लिए जो है जल नहीं बचेगा। तो फिर भारत ने बोला कि भैया ऐसा है कि जो उसकी हाइट है 97 मीटर से कम करके हम 37 मीटर कर लेंगे, इस पे सहमत हो गया है। ठीक है, वो डर है उसको पाकिस्तान को कि हम ज्यादा पानी का भंडारण ना कर ले तो उसका अहित ना हो जाए। अब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो उसने लगातार ऑब्जेक्शन लगाया, जैसे सलाल प्रोजेक्ट है आपका, बगलिहार प्रोजेक्ट है, इन सब पे उसने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। अब ये बताइए ये सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पे है, बगलिहार किस नदी पे है, और किस जो है जगह पे है ये आपका। ठीक है ना, अब जेएनके में ये तो पता है, लेकिन कहां पर है ये बताइएगा। तो इवन द जो आपका एनुअल मीटिंग होती है इसकी परमानेंट कमीशन की, वो भी सस्पेंड हो गई थी कई बार जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण। तो सीधी बात है कि अगर सीमा विवाद या एक दूसरे के साथ जो भी कोई 2 देश हो उनके बीच में अगर विश्वास नहीं है, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, उनके बीच में अगर समस्याएं हैं, तो जो भी आपकी ट्रीटीज वगैरह होंगी उन पर नेगेटिव इंपैक्ट लगातार पड़ता रहता है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए कि ट्रीटी जो है ये भी बोलती है कि इसमें
तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप और मध्यस्थता का प्रावधान तो है, लेकिन वो जो आपका मैकेनिज्म वो काफी वीक है ना। तो जो अपेक्षित समाधान होने चाहिए उसके लिए उपयुक्त मैकेनिज्म या तंत्र नहीं, ऐसा बोला जाता है। हमको यहाँ पर क्रिटिसाइज करके नेगेटिव एस्पेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए इस तरीके के टॉपिक्स को भी रखा जाता है वहां पर, ठीक है ना, इस तरीके के पॉइंट्स को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड नैनो यूरिया है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें समझिएगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का जो कलोल एरिया है उसमें भारत का प्रथम लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट को वहां पर क्या किया है, स्थापित किया है। और स्थापित किया था जो, उसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में ये पूछा जा सकता है और यूपीएससी में इसका फ्रेम किया जा सकता है स्टेटमेंट भी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका पेटेंट उत्पाद है, उससे जो पेटेंट उत्पाद है, अब मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेते हैं, तो उनके ये एक तरीके से पेटेंट किन चीजों के लिए बताइएगा जरा आप। हाँ, इंटेलेक्चुअल जो आपके राइट्स होते हैं, है ना, उन्हीं के लिए होता है। आईपीआर वगैरह की बात आप लोगों ने सुना होगा। तो इस प्रोडक्ट को क्या कराया गया, पेटेंट कराया गया। अब इसको पेटेंट कराने के बाद क्या होगा कि जो हम यूरिया बहुत सारा आयात करते हैं, ये आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन का जब प्रॉब्लम आई, जब वहां पर डिस्प्यूट हुआ, जब वहां पर प्रॉब्लम्स हुई, तो उससे बहुत ज्यादा जो हम यूरिया या उर्वरक जो आपके आयात कर रहे थे, तो उसमें भी प्राइस में बहुत ज्यादा क्या देखा गया, हाइक देखा गया, राइज देखा गया। तो उसका सीधा इंपैक्ट पड़ा किसानों पर, और किसानों पे पड़ेगा तो सीधा कंज्यूमर पे पड़ेगा, है ना, उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। तो सीधी बात है कि अगर हम इसका इस तरीके के प्रोडक्ट को, जो आपका ट्रेडिशनल यूरिया था, अगर उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, है ना, उससे पोल्यूशन कम हो, है ना, तो उससे क्या होगा कि अगर इस तरीके की चीजें हम डोमेस्टिक लेवल पे ही उसको उत्पादन उसका करने लग जाएंगे, तो जो हम आयात कर रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, उससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस होगा हमारा, ठीक है, चालू खाता घाटा जो है उसको कम कर सकेंगे, तो वो पैसे बचेंगे, तो हम उसको किसी और प्रोडक्टिव जगह लगा पाएंगे। वही चीज यहां पर बताया गया है कि ये जो आयातित यूरिया है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये पेटेंट उत्पाद। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिकली जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मतलब उत्पादन इसका किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो है किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो ये जो आपका लिक्विड नैनो यूरिया है इसको बनाया जा रहा है किसके द्वारा, तो फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है आपका, है ना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, याद रख सकते हैं। अब इसमें जो होगा वो क्या होगा कि जो आपका पहले का ट्रेडिशनल यूरिया आता था उसमें 50 केजी का एक बैग आता था, उसके लिए पे करते थे तो फार्मर्स वो 300 रुपीज करते थे। लेकिन अब ये जो नया यूरिया है, जो आपका लिक्विड नैनो यूरिया है, इसमें क्या होगा कि जो ये यूरिया है ये आपका 240 रुपीज में मिल जाएगा। तो पहला क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब वहनीय हो गया, अफोर्डेबल हो गया, और जो इसका वेट होगा वो आधा लीटर होगा। और आधा लीटर होने के बाद वो जो 50 किलो का बैग था उससे ज्यादा इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, उत्पादकता जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात करें हम उर्वरक से रिलेटेड, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है एक साल में, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसके बाद इफ्को के इफ्को ने यहां पर एक फाइंडिंग दी है कि जो नैनो लिक्विड यूरिया है वो क्या करेगा कि जो इसका एक बोतल है, वही जो बात मैंने बोली आपको आधा लीटर की, वो 50 किलो के ट्रेडिशनल जो आपका बैग हो उसके बराबर इसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। तो एक बैग का जो आपका इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो 3500 से 4000 रुपीज के बीच है, ठीक है, और काफी मात्रा में हम यूरिया का इंपोर्ट भी करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं फायदा होगा। इसके बाद ये जो है डेवलप किसने किया है, तो गुजरात के कलोल में जो इफ्को की नैनो जो आपकी बायो है ना, मतलब जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, कहाँ, कलोल में, गुजरात में, वहां पर डेवलप किया गया है। अब ये देख लीजिए आप लोग कि जो नाइट्रोजन है वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो उसी में से यूरिया जो है आर्टिफिशियली प्रोवाइड करता है क्या, नाइट्रोजन, किसको, प्लांट को, है ना, इसीलिए जो है इसका यूज किया जाता है। अब जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसमें 4% नाइट्रोजन जो है वॉल्यूम वाइज रहती है, ठीक है, जो किस फॉर्म में आती है, तो नैनो पार्टिकल के रूप में आती है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो 85 से 90% है, ठीक है, और जो कन्वेंशनल यूरिया हम यूज करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी केवल 25% है, ठीक है। अब अगर कन्वेंशनल जो यूरिया होता था उसको, उसका जो अप्लाई किया जाता था जब उसको, तो अगर उसको गलत तरीके से अप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो वो वेपराइज भी हो जाती थी गैस के रूप में, है ना, डायरेक्टली, तो वहां पर लॉस बहुत होता था, प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। उसके अलावा जब इरिगेशन वगैरह करते थे तो उससे भी वो आपकी धुल के बह जाती थी। तो जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसको जब हम स्प्रे करेंगे डायरेक्टली,
डायरेक्टली स्प्रे करेंगे तो इसमें जो आपका बह के जाना या वेपराइज होना ये वाली समस्याएं नहीं होंगी। तो इसको डायरेक्टली हम स्प्रे करेंगे लीव्स पे, वो एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, ठीक है ना। तो ये इजी हो जाएगा, इंटर करना उसका इजी हो जाएगा, किसका, नाइट्रोजन का, किसके माध्यम से, रंध्र जिसको बोलते हैं हम स्टोमाटा, किसकी, लीव्स की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये आसानी से जो है पौधों की कोशिकाओं के लिए जो आपको यूज करने में जो आती है पौधों के द्वारा जो इसको यूज करना होगा तो उसके लिए ईज हो जाएगा, आसानी से वो उसको उत्पादक संदर्भ में प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मतलब रिजल्ट की बात करें कि जो आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है प्लांट में, तो उसमें जो एक्स्ट्रा अनयूज्ड नाइट्रोजन होगी वो स्टोर्ड होती है किसमें, वैक्यूल्स में, ठीक है ना। और फिर वो रिलीज की जाती है किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के। नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन, व्यक्ति को भी जरूरत होती है, हम लोगों को भी जरूरत होती है। डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजन नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर पे। आप लोगों ने ये नाइट्रोजन का साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, जो मेरी सीरीज है उसमें आप देख भी सकते हैं, शंकर आईएएस की पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो विन विन सिचुएशन हमारे लिए। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा हमारी फसल की उत्पादकता में, तो उससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। दूसरी चीज ये बोला जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो फसल की उत्पादकता को 80% तक बढ़ा सकता है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये प्रभावी रूप से अगर नाइट्रोजन की मांग को पूरा करेगा तो सीधी बात है कि जो फोटोसिंथेसिस है और जो रूट बायोमास है उसको भी बढ़ा देगा ये आपका, ठीक है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि उत्पादकता में सुधार होगा और पारंपरिक यूरिया के कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में ये बात बोल रहे हैं कि 50% से अधिक जो है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, है ना। और ये बोला जा रहा है कि किसान की जो आय है उसको भी काफी हद तक ये आपकी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो कन्वेंशनल यूरिया था उसका यूज भी कम करेंगे आप लोग 50%, तो उससे जो घाटा हो रहा था, उससे जो पर्यावरण में ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहे थे उनको भी हम वहां पर मिटिगेट कर पाएंगे, शमन कर पाएंगे उनका, ठीक है। और इसको स्टोर भी किया जा सकता है फार्मर्स के द्वारा बॉटल में, किसमें, बॉटल में, आसानी से, ठीक है। इसके बाद एयर क्वालिटी मतलब पर्यावरण के संदर्भ पे यहाँ पर क्या है, धनात्मक संदर्भ, धनात्मक जो है वहां पर आयाम देखा जाएगा। इससे सॉइल का कंजर्वेशन तय होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, एयर क्वालिटी में भी सुधार होगा, ठीक है। और यूजर्स के लिए सेफ है और नॉन टॉक्सिक भी है, ठीक। इसमें जो शेल्फ लाइफ है वो भी ज्यादा है, ठीक है। शेल्फ लाइफ मतलब किसी चीज को अगर रखा तो वो खराब ना हो, तो शेल्फ लाइफ जो है ये 1 ईयर की है इसमें, ठीक है। इसमें फार्मर्स को कोई चिंता की बात नहीं है कि अगर ज्यादा टाइम भी हो गया तो मॉइस्चर वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें केकिंग वगैरह की समस्या नहीं होगी, आराम से इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हम डोमेस्टिकली, अगर इसका डोमेस्टिक ग्राउंड पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे यूरिया का, तो सब्सिडी जो बिल है उसको भी कम किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आयात किया और चीज महंगी हो गई तो किसानों तक आसानी से पहुंच उसकी सुनिश्चित की जा सके, इसलिए सरकार वहां सब्सिडी निकालती है। तो अगर वहां से सरकार का पैसा बचेगा तो सरकार उसको सामाजिक अवसंरचना में, भौतिक अवसंरचना में उसका उपयोग कर सकती है, ठीक है। तो इसका मेन जो है डोमेन क्या है कि जो ट्रेडिशनल यूरिया था उसका जो आपका अनप्रोडक्टिव यूज हो रहा था उसको रोकना, है ना, उसका अंधाधुंध जो उपयोग हो रहा था, ठीक। दूसरा आपका एनवायरमेंट का एंगल है ही है, उसके अलावा जो इरिगेशन है उसके कारण जो आपकी फसल ओवर इरिगेशन से जो लीचिंग वगैरह हो जाती थी तो नाइट्रोजन वगैरह भी बह के चला जाता था, तो उससे फसल उत्पादकता में भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता था। तो फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों की आय को बढ़ाना, तो ये सब जो है बहुआयामी इसके संदर्भ है, आप इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ई कॉमर्स, तो इंडिया यहाँ पर स्ट्रांगली अपोज कर रहा है, जो कंटिन्यूएशन करने की बात कर रहे हैं मोरेटोरियम की, किसमें, कस्टम ड्यूटीज जो लगाई जा रही है ई कॉमर्स ट्रेड के संदर्भ में, ठीक है ना। तो अगले मंथ जेनेवा में जो है नेक्स्ट मंथ यहाँ पर मीटिंग होने वाली WTO की, तो ये अभी मुद्दा यहाँ पर आया है, ठीक है। अब ये डिजिटल जो आपका, ये डिजिटल आपका ई कॉमर्स बोल लीजिए या डिजिटल ट्रेड बोल लीजिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक है डेवलप्ड कंट्रीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स अपने फायदे के लिए इस तरीके का स्टेक लिया उन्होंने, इसलिए जो है भारत उसका अपोज कर रहा है। अब समझिएगा कि मोरेटोरियम जो है आपका, मोरेटोरियम जो है कस्टम ड्यूटीज जो है आपकी किसमें, ई कॉमर्स में, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो जैसे जो WTO है उसके अंतर्गत ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है, उसके अंतर्गत प्रोडक्शन भी किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है, मार्केटिंग भी की जा सकती है, सेल और डिलीवरी भी किया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज की, जैसे फिल्म है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीजें
लेकिन इसमें जो माध्यम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। 1998 में WTA के मेंबर्स जो हैं एक डिक्लेरेशन के साथ सामने आए और उन्होंने बोला कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया कि जो भी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, मतलब उसके अंतर्गत ये बोला गया कि देशों को ई वाणिज्य लेन देन पर कोई भी जो है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाना है, इस तरीके का फैसला दिया। इसको आप वही मान सकते हैं कि एलपीजी जैसे है ना, तो हस्तक्षेप की नीति की पूरी तरीके से मार्केट को स्वतंत्र कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा इस मार्केट का प्रसार हो, इसलिए कोई भी टैरिफ या ड्यूटी वगैरह नहीं लगाना उसमें। ये बात तब हो गई थी। अब मॉरेटोरियम को रिन्यू भी किया गया इनके मेंबर्स के द्वारा, मिनिस्ट्रियल जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है ना, और इसको जो है रिन्यू भी किया जाता है हर 2 साल में, आमतौर पे हर 2 साल में ये होता है, ठीक है, इसका नवीनीकरण किया जाता है। अब कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या डिबेट चल रही है, तो सीधी बात है जो डेवलप कंट्रीज है वो मेजर एक्सपोर्टर है डिजिटल गुड्स और सर्विसेज की, तो भैया वो ड्यूटी देंगे तो उनका क्या होगा, ड्यूटी या टैरिफ देते तो उनका जो सामान है वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जितना हो रहा होगा उससे कम हो जाएगा। तो ये लोग तो कभी चाहेंगे नहीं कि भैया ऐसा किसी तरीके की चीज को बहाल किया जाए, ठीक है। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि ये जो मोरेटोरियम है, ठीक है, वो उनके फेवर में है, कौन, डेवलप कंट्रीज, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त हो, और यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है कि भैया अधिकाधिक मुनाफा केंद्रित व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था बोला जाता है, ठीक है ना। अब उसमें फेबियन सोशलिज्म का एंगल बाद में जुड़ा है, ठीक है ना, उसको देखेंगे हम लोग कभी। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं आपकी, है ना, डेवलप्ड जो है आपकी विकसित देश जो है, उसके अंतर्गत कोई भी सदस्य भविष्य में इन जो भी इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें सीमा शुल्क ना लगाए, इस तरीके की बात की गई है, ठीक है ना। भविष्य में विकसित देश ऐसा चाहते हैं कि कोई भी शुल्क ना लगाया जाए, बिल्कुल फ्रीली जो है इनका मूवमेंट होता रहे, ठीक। अब यहाँ पर आर्गुमेंट क्या है परमानेंट मॉरेटोरियम के लिए, तो ये बोलते हैं कि भैया जो डिजिटाइज्ड जो भी गुड है ना, वो बहुत कम मात्रा में उनका जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1% से भी कम है, बहुत कम है, इसलिए जो है इस तरीके के शुल्क लगाने की कोई बात नहीं है, और अगर इस तरीके का शुल्क लगाते हैं तो इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जैसे ई कॉमर्स के अंतर्गत जैसे ई बुक्स वगैरह है तो कम कीमत में ई पाठकों को उपलब्ध होती है ना, तो इससे ये हो सकता है कि भैया शुल्क वुल्क अगर आपने लगा दिया तो जो लोग लेते हैं उसको पढ़ते हैं और जो उसका यूज करते हैं तो उनकी वहनीयता में समस्या होगी, वो अगर अफोर्ड ना कर पाए तो, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज। तीसरी ये कि जैसे डिजिटल सर्विसेज होती है, जैसे ई बुक हो गई, वीडियो गेम हो गई, तो इसके कीमतों में भी वृद्धि होगी भैया, जब वहां पर कोई शुल्क लग गया तो सीधी सी बात है सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो इसका डायरेक्टली जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर्स पे, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे ई कॉमर्स में जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो इंटरनेट पे होता है, ठीक है, तो जैसे डिजिटल लेन देन पर अगर टैक्स वगैरह लगाना है तो ये बोलते हैं कि ये मृग मरीचिका की तरह प्रशासनिक दुस्वप्न बन जाएगा, ये है ना, बहुत नाइटमेयर की तरह हो जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इसके खिलाफ तर्क दिया जाए तो भारत ने बोला कि भैया इस तरीके का मॉरेटोरियम लगाने से जो रेवेन्यू लॉस होगा वो $10 बिलियन का होगा। किस आधार पे, वैश्विक स्तर पे बात करें, $10 बिलियन बहुत बड़ा डेटा है, और इसमें भारत को लगभग सालाना $500 मिलियन का लॉस हो सकता है। 50% से अधिक रेवेन्यू लॉस बोल रहे हैं कि जो भी आपका होगा डेवलपिंग कंट्रीज को होगी, है ना, होती है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जैसे भौतिक सामान, जैसे पहले भी देखा जाता था कि जो फिजिकल गुड्स है ना, डिजिटल मतलब जब डिजिटलाइजेशन किया गया किसका, फिजिकल गुड्स का, जैसे CD रोम से MP3 DVD, है ना, फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, प्रिंटेड बुक्स से लेके ई बुक्स, तो इसके कारण बहुत सारा कस्टम्स रेवेन्यू भी होता है, ठीक है। इसके बाद भारत का मानना है कि ये शुल्क लगाने से केवल डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा होगा, है ना, सीमा शुल्क लगाने से, जैसे कि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है जो ई वाणिज्य लेन देन में शामिल है, ठीक है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का मानना है कि अगर मॉरेटोरियम से दूर रहते हैं, है ना, और इम्पोज करते हैं कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो बेनिफिट करेगा डोमेस्टिक कंपनीज को जो कि इन्वॉल्व है किस सेक्टर में, तो ई कॉमर्स से ट्रांजेक्शन में, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि डिजिटल उन्नति के लिए, है ना, और नीतियों को बनाने के लिए, उससे संदर्भित अधिकारों के संरक्षण के लिए, आयात को रेगुलेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये जो मोरेटोरियम अधिस्थगन की बात है तो उसके लिए अनुमति देना महत्वपूर्ण है, ऐसा भारत का स्टेक है कि भैया लगाओ इस पे शुल्क। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्रशांत द्वीप समूह में चीन की बढ़ती उपस्थिति के संदर्भ में है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगातार अपनी जो उपस्थिति उसको सशक्त करता चला जा रहा है चाइना, और अभी वहां के जो विदेश मंत्री है वांग यी जो है वो इस समय 10 प्रशांत द्वीपीय देशों के 8 दिवसीय दौरे पर हैं।
अब प्रशांत द्वीपीय देश, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो क्लस्टर है 14 स्टेट्स का, जो लोकेटेड है आपके ट्रॉपिकल जोन में, मेनली पैसिफिक ओशियन में, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा आइलैंड है? तो पहला कुक आइलैंड है, बताइएगा जरा कुक किसके नाम पे पड़ा है, किस देश की खोज किया था इन्होंने। इसके बाद फिजी की बात है, किरिबाती है, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, नियू है, पलाऊ है, पपुआ न्यू गिनी है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड है, टोंगा है आपका, तुवालू है और वानुआतू है। ठीक है ना। यहां पर कहां कहां भारत के मिलिट्री बेस है, कहां कहां चाइना के हैं, कहां कहां यूएस के हैं, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि वही जो है आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो वो हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। क्यों आराम से केवल चुपचाप वीडियो देखा और एक कमेंट भी नहीं किया हम लोगों ने? सोचिए, खुद सोचिए कि कितना टाइम लगता है, सेकंडों की बात है यहाँ पर, है ना। रिस्पॉन्ड करना, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बताना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, आपके ही द्वारा की गई चीजों से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये आइलैंड है वो बेसिकली डिवाइडेड है, अगर इसको देखा जाए, है ना, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के टर्म्स में, तो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट है, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है और पॉलिनेशिया है आपका। ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का, तो सीधी बात है कि यहाँ पर बहुत ही वृहद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इनके पास। ठीक है। तो इनमें जो है बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्न क्षेत्र हो गया, तो आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जैसे कि फिशरीज में, एनर्जी के एस्पेक्ट में, मिनरल्स के एस्पेक्ट में, मरीन रिसोर्सेज के एस्पेक्ट में, है ना। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स भी हैं, यूएस, यूके और फ्रांस की, है ना, जो लोकेटेड है इन एरिया में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का वोटिंग ब्लॉक का काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखेंगे जैसे यूएन वगैरह में, तो ये जो मेजर पावर्स है ना, तो मेजर पावर्स के लिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए इनका यूज किया जाए, तो इस तरीके से इनकी महत्ता है। इसके बाद अगर अब आप देखेंगे तो जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, तो सबसे पहले जो द्वीपीय राष्ट्र होते हैं उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा समस्या होगी। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वो जो है वहां पर जलमग्न हो सकते हैं, तो ये वहां पर उन मांगों को उठाते हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि ना हो, सूखा, तूफान की जो बढ़ती आवृत्ति है, तीव्रता है, समुद्र का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है, प्रभाव वित्तों का जो ह्रास हो रहा है, मत्स्य पालन पर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो भैया इनके लिए भी ये वहां पर क्या करते हैं, आवाज को उठाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के रिलेशन देखेंगे, तो अगर बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो मेनली ये ड्रिवन होता है किस संदर्भ में, तो भारत का जो डायस्पोरा है वो काफी बड़ा डायस्पोरा जो है इस एरिया में जो है वो आपका निवासरत है। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया पार्टिसिपेट करता है पैसिफिक आइलैंड फोरम में भी, है ना, जो एक तरीके का आपका की डायलॉग पार्टनर है भारत इस फोरम में, है ना। ठीक है। मतलब जो प्रमुख संवाद भागीदारों हैं उनमें से एक के रूप में भारत भी इसमें भाग लेता है। इसके बाद भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच और हिंद प्रशांत महासागरीय पहल की भी स्थापना की है ना। भारत ने इस क्षेत्र में अपने संबंधों को क्या करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। चाइना का इंटरेस्ट देखेंगे तो सीधी बात है, पहली बात तो ये कि चाइना पूरे विश्व में नंबर 1 बनने के रास्ते में है ना। उन्होंने 1949 में ही एम बना लिया था, मैंने कई बार रिपीट किया इस चीज को। तो जो ये आपका द्वीपीय क्षेत्र है वहां पर काफी बड़ा EEZ है, तो भैया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना। इकोनॉमिक जो है आपके रिसोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारा उसके अंदर पोटेंशियल है, तो नए नए मिनरल्स की खोज करना, रिसोर्सेज की खोज करना, वहां से ज्यादा फायदा उठाना, है ना। तो उनके लिए जो है वहां पर चाइना का कॉन्सेंट्रेशन है ना। वहां पर सिक्योरिटी पर्पस भी आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि महाशक्ति बनने के लिए जो सबसे प्रमुख एक पूर्व आवश्यक शर्त है वो क्या है, कि चीन को एक प्रभावी ब्लू वाटर सक्षम नौसेना के रूप में स्थापित होना। वैसे भी वो सशक्त है, लेकिन और ज्यादा सशक्त होना। तो अगर प्रशांत द्वीपीय देशों का नियंत्रण चाइना के अंतर्गत आ गया तो वो बहुत ज्यादा सशक्त हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जैसे क्वाड ग्रुप है, ऑकस ग्रुप है, तो उनको काउंटर करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए भी जो है वो चाइना इस तरीके की मतलब इनिशिएटिव लेता है। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। और ठीक है, अब यहां पर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे तो आप चीन का मुकाबला करने के लिए जो है ये एक प्रमुख ताकत के रूप में भी उभरे हैं। ठीक है ना। तो उसी का काउंटर देख सकते हैं। इसके बाद प्रशांत द्वीपीय देश जो है वो आपका समझिएगा कि जैसे ताइवान, अब उसका भारत किसको सपोर्ट करता है कि भैया केवल चाइना को, लेकिन चाइना बोलता है कि ताइवान भी हमारे साथ है ना, हमारा ही अंग है ताइवान भी। तो ताइवान का जो यूनिफिकेशन का जो उसका अपना मुद्दा है चाइना का, उसके लिए भी ये आसान हो जाएगा चाइना के लिए। अभी आपने देखा होगा कि सोलोमन आइलैंड वगैरह का भी मुद्दा आया था, तो धीरे धीरे जो उसके यूनिफिकेशन की बात कर रहा है वो ताइवान के पुनः एकीकरण का जो लक्ष्य चाइना का, उसको वो आसान हो जाएगा चाइना के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे लगातार इस एरिया में देखेंगे पैसिफिक एरिया में, तो ऑस्ट्रेलिया का जो था बहुत ज्यादा ट्रेड था, तो उसको भी काउंटर बैलेंस किया है किसने, चाइना ने, है ना, कि प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ
जो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा से ज्यादा व्यापार था, तो धीरे धीरे अपने तरफ वो उसको मोड़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया सोलोमन आइलैंड के साथ चाइना ने, तो उसके बाद ये होगा कि मान लीजिए वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल को लेके, है ना, परमिट को लेके, या कोई अगर वहां पर इस तरीके की आपदा वगैरह आ जाए तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो इस तरीके की ट्रीटी करके भी वो इन देशों को अपनी तरफ कर रहा है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि चाइना की जो आपके नेवल, जो भी आपकी नेवल वहां की फोर्स है, अगर वो वहां पर जाती है तो जहाजों को सारी की सारी सुविधाएं उन बंदरगाहों पर मिलेगी जो आपकी सोलोमन आइलैंड के संदर्भ में। तो इस तरीके से और भी द्वीपीय देशों के साथ वो अपने संबंधों को सुदृढ़ करता चला जा रहा है। अब इसका प्रभाव क्या है, तो जो रिसेंट एग्रीमेंट देखा चाइना और सोलोमन ने, तो पहले सोलोमन आइलैंड सपोर्ट करता था किसको, ताइवान को, कि बोलता था कि आप अलग हो, है ना। तो अब जो है वो चाइना की तरफ हो गया, तो अब उसको अलग नहीं मानता, वो चाइना का ही पार्ट मानता है। तो इस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर पर जो है एक कंसर्न यहां पर उभर कर सामने आया है। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे रिसेंट मूव्स देखेंगे चाइना के विद रिस्पेक्ट टू पैसिफिक आइलैंड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पावर्स थी, है ना, जो ट्रेडिशनली जैसे यूएसए है, यूके है ना, तो वो रीजनल डायनामिक्स से वो क्या होती थी, गवर्न होती थी, ठीक है। तो वहां पर पारंपरिक रूप से जो क्षेत्रीय गतिशीलता है उसको नियंत्रित किया है उसने, किसने, चाइना ने। तो चाइना का जो हालिया कदम है, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो इनका जो आपका वहां पर डोमिनेंस था उसको कहीं ना कहीं वो वहां पर क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। इससे क्या होगा, ताइवान की जो सोवरेनिटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि चाइना उसको अपना पार्ट मानता है। और संप्रभुता का मतलब ही यही है कि अगर हमारा संप्रभु, हम अपने प्रभु स्वयं, कहने का मतलब ये कि हमारे जो कार्य हैं उनके लिए हम डिसाइड करेंगे उस कार्य को कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो यहां पर अगर ताइवान को चाइना अपना बना रहा है, बता रहा है, और ताइवान एक स्वतंत्र जो है वो आपका राज्य है ना, तो स्वतंत्र राज्य है, तो अगर वो अपना मान रहा है चाइना और उसको फोर्सली बोल रहा है कि आप हमारे पार्ट हो, तो वो कहीं ना कहीं उनकी संप्रभुता पर ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी देखें कि जो इससे एक कंसर्न और उठ के आता है कि इस तरीके के जो भी आपके इनिशिएटिव्स चाइना के कारण लिए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, तो वहां पर जो है आने वाले टाइम पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना, फ्यूचर में। इसके बाद भारत जो है क्वाड का मेंबर भी है, ठीक, आपको पता होगा। तो जो आपके क्वाड है ना, वो इवेंचुअली आप अगर आप देखेंगे तो अगर क्वाड का मेंबर, तो इससे भी चिढ़ता है चाइना, तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के संबंधों में भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है इससे, ठीक है। इसके बाद आगे का क्या रास्ता है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज को सहयोग समन्वय के आधार पर आगे चलना चाहिए, सारे देशों को, है ना। भारत को तो विशेषकर भारत के एंगल से आप देखेंगे तो इन देशों के साथ वो स्पेसिफिकली अलग अलग बायलैटरल संदर्भ में भी जुड़ सकता है और जाके और मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भी जोड़ सकता है। तो ब्लू इकोनॉमी का जो हमारा कंसेप्ट है उस पर भारत हमेशा जोर देता आया है, तो हमको भी वहां पर अपनी जो पहुंच है, अपने जो संबंध है उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता। उसके अलावा जो वहां पर क्षमता निर्माण का संदर्भ है, चिकित्सा की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ है ना, मानव संसाधन के विकास से संदर्भित जो आपका मुद्दा है उस पर भारत जो है उनको हेल्प कर सकता है और वहां से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त कर सकता है, ठीक है। तो अभी जो है भारत को द्वीपीय जो राष्ट्र है उनके साथ संबंधों को सुदृढ़ करने को प्राथमिकता पर रखना चाहिए, वहां पर भारत को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि चाइना को काउंटर बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आजकल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है। तो देव स्थल में इसको जो है पहली नाइट में अभी ऑपरेशनल बनाया गया, तो इसका यूज किया गया, इसलिए ये न्यूज में आया। देव स्थल में इसने अपना पहला जो है वहां पर साइट को देखा। अब इसके बारे में की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 4 मीटर है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये अब ऑपरेशनल हो गया है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि कहां पर इसकी अवस्थिति है। तो 2450 मीटर है इसका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, देव स्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में, जो आपका कहां पर है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके द्वारा क्या करेंगे, तो भैया दूरबीन है, दूर से देखेंगे, दूरबीन, इससे जो आपका स्काई का सर्वे है वो पॉसिबल हो जाएगा। और यहां पर वो ऑब्टेन करेगा क्या, इमेजेस को, कैसी इमेजेस कि जो भी वहां पर घटना हो रही है, जो आपका अंतरिक्ष का मलबा है जिसको डेब्रिस बोलते हैं आप, उल्का पिंड वगैरह की उपस्थिति, तो इस तरीके की जो आपकी चीजें उनको वो कैप्चर करेगा। तो हमारे लिए R&D के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इस दूरबीन का जो निर्माण है वो भारत के वैज्ञानिकों ने किया है, किनके सहयोग से, तो कनाडा, बेल्जियम, मतलब इसका जो निर्माण है कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया। याद रखिएगा 3 कंट्रीज, भारत, कनाडा और बेल्जियम, ठीक। इसके बाद टेलीस्कोप ने जो अपनी पहली पिक्चर्स को वहां पर जो बनाया है उसमें कई सारे स्टार्स हैं और एक आकाशगंगा भी जो है कैप्चर हुई है, NGC 4274, है ना, जो अर्थ से अगर बात करें तो जो है 45 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ठीक। इसके बाद ये जो है आपका कार्य करेगा किसके साथ मिलकर, तो जो आपका विद्यमान 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तो उसी के साथ कार्यरत रहेगा।
ठीक है। और ये जो है ट्रेडिशनल जो आपका ग्लास टेलीस्कोप होते थे, है ना, तो उनकी जो कॉस्टिंग आती थी उससे 1/10 कॉस्ट में इसको बनाया जा सकता है। तो इसको हल्के, सरल और निर्माण में बहुत कम समय में इसको जो है निर्मित किया जा सकता है। तो एक तरीके से देखें तो कंपैरेटिव जो है ये जो है ज्यादा वाइबल क्या है, ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है, तो बिहार के चंपारण जिले में अवस्थित है। इसमें हमको सही जो भी स्टेटमेंट है उनको पिक करना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो इस रिजर्व एरिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो आपका बाउंडेड है किस रिवर से, तो गंडक रिवर से आपका क्या है, घिरा हुआ है, बाउंडेड है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो देखेंगे, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा गलत है आपका विकल्प। तो पहला ये कि 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में भारत में, और जो पहला बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा ये कि जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था उद्दंत मार्तंड, वो भी यहीं से प्रकाशित हुआ था, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि हिंदी जर्नलिज्म में जो कंप्लीट किया है वो 187 ईयर्स कंप्लीट किया भारत में, मतलब हिंदी पत्रकारिता ने भारत में अपने 187 वर्ष पूरे किए। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।